Welcome everyone to the second webinar of on astrophotography that is being organized by LIGO India. And it is my great pleasure to have with us Nishant Gaur today. So Nishant is MD and CEO of Stargazing India. So Nishant is a traveler and astronomy, nature, science, and even an adventure enthusiast. So although he has a degree in arts and law, currently he's totally devoted himself to his passion, which is astronomy, astrophotography, and astrotourism. So he's going to tell us a lot more about it. So Stargazing India was founded in 1991. It has its roots in the Kutch Amateur Astronomers Club. Nishant is going to tell us more about all this. Stargazing India organizes workshops, seminars, lectures in schools, colleges, and even for NGOs, societies, and tourists. So let's hear all about the astrophotography experiences from Nishant himself. So Nishant. Yes, thank you. Thank you very much, Devarti. You have to unmute yourself. No, am I audible to all? Am I audible now? Okay, it is audible to everyone. So hello and good evening everyone. हम जनरली शुरुआत करते हैं तो सिर्फ जैसे अभी गुड इवनिंग है तो गुड इवनिंग से नहीं करते। हर एक विश्व के हर एक कोने में हम आज टेक्नोलॉजी की हेल्प से पहुंच रहे हैं। तो गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जहां पर भी आप जो भी हैं उस हिसाब से आपको हमारी ओर से उस समय की शुभकामनाएं। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोफोटोग्राफी के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत अगर टीम स्टारगेजिंग इंडिया के बारे में बात करें तो स्टारगेजिंग इंडिया की जो फाउंडेशन है वो 1991 में शुरू हुई। उससे पहले एमेचर एस्ट्रोनॉमी अनऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पर कच्छ में होती थी, बट 1990 वे में हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने क्लब फॉर्म किया जिसका नाम था कच्छ एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स क्लब। एंड आफ्टर दैट हमने बहुत सारे इवेंट्स किए। फर्स्ट टेलीस्कोप ऑफ कच्छ मेड बाय माय सीनियर मिस्टर नरेंद्र गौर. It was of a 6 inch and even today it is in a working condition. So 1993 से टेलीस्कोप के साथ जर्नी शुरू हुई और साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स और अपना जो कॉमन पीपल है उनके साथ इंटरेक्शन की एक शुरुआत हुई। और उसके बाद इन 2006 आपने शायद रण उत्सव का नाम सुना हो। द ग्रेट अमिताभ बच्चन सेड, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। एंड वहां से हमने शुरुआत की एस्ट्रो टूरिज्म की। सो जनरली कोई भी टूरिस्ट प्लेस पर क्या होता है कि लोग आते हैं, दिन को पूरा लोकेशन एंजॉय करते हैं और रात को अपने होटल या टेंट में जाकर सो जाते हैं। हमने उल्टा करना शुरू किया कि जो लोग भी कच्छ आ रहे हैं तो वो कच्छ तो देखें लेकिन उन्हें हम रात को जगाने लगे। रात को लोगों को बोलते कि हम यहाँ पर टेलीस्कोप लगा हुआ है, जस्ट कम एंड वॉच द स्काई, बिकॉज कच्छ की एक यूनिकनेस आपको इस फोटो में भी दिखाई देगी और आगे भी हम बात करेंगे उस विषय पर। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोफोटोग्राफी पर। प्रेजेंटेशन इज विजिबल टू ऑल? Yes, it's visible. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कच्छ। एंड आज हम किस विषय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि किसी भी फोटोग्राफी के लिए हमारे जो हथियार हैं उन्हें जानना जरूरी है। हथियार हमारे पास आ गए, उसके बाद हथियार को कैसे चलाना है वो भी हमें जानना जरूरी है। एंड आफ्टर दैट इन सारी चीजों को अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तभी हम अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं समथिंग अबाउट कैमरा, फिर फोटोग्राफिक ट्रायो, अपर्चर, शटर स्पीड, ISO, फिर उसके हमारे फंडा क्लियर होने के बाद हम मूव करेंगे एस्ट्रोफोटोग्राफी की ओर।
फिर उसके ऊपर हम बहुत सारी बात करेंगे। उसमें कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से आप एस्ट्रोफोटोग्राफी कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी फोटोग्राफ्स प्रेजेंट होंगे वो मैंने और मेरी टीम ने रिकॉर्ड किए हुए हैं। आप उनका भी मजा ले सकते हो। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि हमारा जो ये सेशन रहेगा वो इंटरेक्टिव रहेगा, बट इन अ डिफरेंट वे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। जैसे अभी कोई टॉपिक चल रहा है, कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई बात चल रही है, वो खत्म होगी तो मिस्टर वैभव जो है लेगो इंडिया से, वो क्वेश्चन रेज करेंगे, या फिर देवी मैम जो है वो क्वेश्चन को रेज करेंगी और उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं ना कैमरा की ओर। अपना बेसिक एस्ट्रोफोटोग्राफी अगर स्टार्ट करना है तो आपको क्या रिक्वायर्ड। नाउ डेज जितने भी मोबाइल कैमराज हैं मोस्टली सब में प्रोफेशनल मोड आ रहा है। कोई भी आपका मोबाइल फोन भी है कि जो प्रो मोड पर है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। एंड अपना जो ये DSLR है वो भी आप यूज कर सकते हो। जनरली यहाँ पर जितने भी फोटोज डिस्प्ले किए गए हैं वो मोस्टली DSLR कैमरा से ही लिए गए हैं, क्योंकि DSLR कैमराज आर स्पेशली बिल्ट फॉर फोटोग्राफी, राइट। अभी तो वैसे उसमें मिररलेस भी आए हैं, बट आवर टीम डजंट ओन एनी मिररलेस राइट नाउ, तो उसके रिजल्ट के बारे में मैं आपको अभी नहीं बात कर सकता। अभी हम जो बात करेंगे वो मोबाइल कैमरा, अपना DSLR, और साथ में जो पुराने कैमरास थे उनके बारे में भी, जब हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे उसके बारे में, उसके ऊपर बात होगी। जिन भी कैमरे में आप अपने मन मुताबिक अगर सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि DSLR अलाउज यू टू मॉडिफाई ऑल द सेटिंग्स यू नीड, तो वैसा अगर कोई भी कैमरा है, इवन पॉइंट एंड शूट भी है, तो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो इसमें। तो हम जो आज बात करेंगे वो बेसिकली DSLR कैमराज के साथ की बात करेंगे। DSLR कैमराज में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, तो उसकी अगर बात करें तो फर्स्ट उसकी बॉडी, कैमरा बॉडी में एक लेंस होगा और पूरा कैमरा लगा हुआ होगा। कई जो मॉडल्स आएंगे उसमें फ्लैश होगा, फिर अपना शटर रिलीज बटन होगा, फिर अपना मोड डायल होगा कि जिसमें आप अलग अलग मोड पर जा सकते हैं, और मोड पर जाने के बाद आप अपनी डिजायर्ड सेटिंग यूज कर सकते हैं। कैमरा लेंसेज, फिर लेंसेज के अंदर अपर्चर होगा, एंड लेंस रिलीजर, यहाँ पर ये जो दिख रहा है। तो अभी हम बैक साइड पर जाएं तो ये अपना यहाँ पर आप फ्लैश लगा सकते हो। ये जो है इट इज कॉल्ड एज अ व्यू फाइंडर। जैसे हम टेलीस्कोप में व्यू फाइंडर देखते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन कैमरा क्या देख रहा है वो आपको यहाँ से दिखाई देगा। फिर यहाँ पर अलग अलग सेटिंग्स के वो बटन्स आएंगे, तो वो जिस भी ब्रांड का आप यूज कर रहे हो वो उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा, बट जो बेसिक थिंग होगी वो सब में सेम रहेगी। और दूसरा कि जैसे आप कोई भी कंपनी का कैमरा यूज कर रहे हो, उसमें अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तब किसी भी सेटिंग के साथ आगे बढ़ सकते हो। जैसे आप कैनन में कुछ सेटिंग करोगे तो उससे निकॉन का जो सेटिंग होगा वो हल्का सा अलग होगा। इवन दो सेम मॉडल के कैनन के अगर कैमरा आप यूज कर रहे हो तो भी दोनों का जो स्वीट स्पॉट है, जैसे हम क्रिकेट में बल्ले की बात करते हैं, बैट की, तो बैट पर बॉल कहाँ पर लगता है, उससे वो कितना दूर जाएगा वो डिफाइन होगा। नाउ उसके बाद हम उस स्वीट स्पॉट को आपको अपने पर्सनल कैमरा पे ढूंढना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको अपनी जो स्किल है वो मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो हर एक कैमरे का, हर एक यूजर का एक अलग स्वीट स्पॉट रहेगा, जो कि हम आगे देखेंगे। ये तो हुई हमारी बाहरी कैमरा की बात। फिर अगर अंदर के अगर बात करें तो यहाँ पर पूरे लेंस का एलिमेंट होगा और यहाँ पर अपर्चर होगा, फिर सेंसर होगा। सेंसर
या तो CMOS हो सकता है या CCD हो सकता है। तो ये अपना कैमरा के अलग अलग पार्ट्स की बात होगी। तो यहाँ पर ये जो सेंसर है इट इज कॉल्ड एज अ CMOS सेंसर, और दूसरा जो आता है वो CCD सेंसर्स आता है। तो CCD सेंसर्स जो है वो स्पेशली एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए जो कैमराज आते हैं उसमें बहुत सारे यूज होते हैं। तो दोनों में से आपके पास जो भी सेंसर वाला कैमरा हो वो आप यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। फिर लेंसेज, तो लेंसेज भी अलग अलग बहुत प्रकार के आते हैं। जैसे ये 1740 है तो उसमें वाइड एंगल मिलेगा। ये जो लगा हुआ आपको दिख रहा है दिस इज 200 mm, तो उसमें आपको जूम व्यू मिलेगा। आप इसे टेलीस्कोप पर भी लगा सकते हो कैमरा को। देन लेंसेज की अगर बात करें तो जिस प्रकार के आपको फोटोग्राफ लेने हैं उस हिसाब से आपको लेंस चूज करना पड़ेगा। कि जैसे आपको अगर वाइड एंगल लैंडस्केप लेना है तो आपको वाइड एंगल वाला अच्छा रहेगा। कोई हल्का सा छोटा सा पोर्शन लेना है तो उसके लिए 50 mm या 85 mm पर भी आप जा सकते हो। नाउ अभी आते हैं मोड डायल पर। तो यहाँ पर जो कुछ आपको निशानियां दिख रही हैं, राइट, तो ये ऑटोमेटिक है। यहाँ पर दिस इज ऑटोमेटिक। ये अपना पोर्ट्रेट मोड है, ये अपना लैंडस्केप, फिर अपना ये मैक्रो मोड, ये स्पोर्ट्स मोड, ये नाइट मोड एंड फ्लैश ऑफ। सो ये अपना ऑटोमेटिक मोड्स हैं। यहाँ पर जो है ये जो होंगे वो अपना प्रोफेशनल मोड्स हैं। कि जैसे ये मैनुअल मोड हुआ तो उसमें हम 3 चीजों का सेटअप करेंगे। ये ए डेप अगर है तो जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो कैमरा डिसाइड करेगा, बाकी की 2 चीजें हम डिसाइड करेंगे। सिमिलर वे एवी है तो उसमें भी हम 2 सेटिंग्स कर सकते हैं। थर्ड जो होगा वो कैमरा लेगा। टीवी में भी वैसा ही और प्रोग्राम मोड में भी ऐसा ही। तो ये हमारा बेसिक मोड्स है। अब बात करते हैं फोटोग्राफिक एक्सपोजर ट्रायंगल की। सो अगर आपको कोई भी फोटो क्लिक करना है कि तो आपको 3 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज ISO, सेकंड इज शटर स्पीड एंड थर्ड वन इज अपर्चर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शटर स्पीड जो है वो 30 सेकंड से लेकर आपको 1 सेकंड के 4000 या 8000 हिस्से तक डिफरेंट कैमराज आपको प्रोवाइड करते हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन व्हाट पोजीशन यू आर शूटिंग। कि जैसे आप स्पोर्ट्स मोड में है और लाइटिंग बहुत ही बढ़िया है तो आप 1/4000 पर भी जा सकते हैं कि शटर जो होगा वो उतने कम समय के लिए खुला रहेगा। ISO इज सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसर। तो पहले जो फिल्म कैमराज आते थे उनमें ASA करके आता था कि जो फिल्म की सेंसिटिविटी को डिफाइन करता था। एंड नाउ इन डिजिटल कैमराज इट इज कम्स एज अ ISO। तो ISO जितना नंबर आपका बड़ा होगा उतना सेंसर जो है वो लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव होगा, और जितना कम होगा उतना वो कम लाइट को सेंस करेगा। एंड थर्ड थिंग इज अपर्चर। तो अगर आपने कभी कहीं पर भी बिल्ली आपने देखी हो तो डे टाइम में उसकी जो आई की जो लैश होगी वो बहुत ही छोटी सी खुली होगी, बट उसी बिल्ली को अगर अंधेरे में आप देखोगे तो उसकी जो किकी जिसे बोलते हैं वो पूरा ऐसे वाइड ओपन होगा। एंड दैट इज थिंग ऑफ अपर्चर। तो अपर्चर का जो नंबर आएगा वो F नंबर में आएगा। F बाय जितना कम होगा वो उतना ज्यादा वाइड होगा, और जितना नंबर बड़ा होगा वो उतना कम ओपन होगा। तो अगर इन तीनों को हमने मास्टर कर लिया तो हम बहुत ही इजी वे में अपनी फोटोग्राफी स्किल डेवलप कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये जो है वो 50 mm लेंस है। वो इसलिए लिया है क्योंकि 50 mm इज विथ 1.8। तो 1.4 1.8 वाले जो लेंसेज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ऐसे वाइड ओपन होते हैं। अगर F हम 1.8 पर रखेंगे तो इतना ज्यादा ओपन होगा एंड उतनी ही ज्यादा लाइट हमारे कैमरे पर आएगी। नाउ जैसे जैसे नंबर कम होता जाएगा तो इसका जो अपर्चर है वो ना छोटा होता जाएगा। नंबर बढ़ते हुए ये छोटा हो जाएगा। और कई लेंस ऐसे होते हैं कि जिसमें F32 तक भी जाता है।
So it depends on what company and what lenses you are using. तो ये बात हुई हमारे एपर्चर की। तो इसका बेनिफिट क्या है कि जैसे जितना वाइड अपना एपर्चर होगा, ये जितना होल जो है वो जितना बड़ा होगा, उतना लाइट जो है वो ज्यादा कैमरे के अंदर आएगा, और जितना छोटा होगा उतना कम लाइट हमारे कैमरे के अंदर आएगा। अब बात करते हैं आईएसओ की। सो वन मोर थिंग कि अपर्चर इज आल्सो रिलेटेड विद डेप्थ ऑफ फील्ड, कि आप कोई भी अगर ऑब्जेक्ट क्लिक करते हो तो उससे आगे या पीछे आपको कितना शार्प इमेज मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि आप कोई फोटो क्लिक करते हो तो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है वैसे ये, कि आगे और पीछे का जो पूरा एरिया है वो ब्लर दिखेगा, और जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो पर्सन है वो ही प्रॉपर फोकस्ड आपको दिखेगा। और उसके लिए आप ये वाइड एफ अपर्चर पर जाओगे, और अगर आपको बहुत ज्यादा स्पैन अगर फोकस चाहिए तो आप ये स्मॉल अपर्चर पर जाओगे। तो इसके दोनों के प्रोज और दोनों के कॉन्स भी हैं, कि जैसे वाइड रखते हैं तो उसमें लाइट ज्यादा आएगी और जो फोटो है वो अच्छा ब्राइट आएगा। नाउ एस्ट्रोनॉमी में अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से लेना है तो उसमें स्टार्स के लिए आपको मैक्सिमम वाइड अपर्चर चाहिए, और साथ में आपका जो कोई नजदीकी ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए आपको अपर्चर जो है वो स्मॉल चाहिए। लेकिन उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द आईएसओ। तो आईएसओ जो सेटिंग्स है वो सेंसर की लाइट सेंसिटिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा उतनी ही ज्यादा ब्राइट पिक्चर आएगी। जैसे ये ISO 1600 पर क्लिक किया हुआ है और ये जो है वो 200 पर आया है। तो सेम बैकग्राउंड, सेम थिंग, सेम लाइटिंग, लेकिन ये हमें डार्क दिखेगा एंड ये जो हमें वो ब्राइट दिखेगा। राइट तो ये हमारा ISO है। लेकिन ISO की भी एक दिक्कत है कि जितना ISO कम रहेगा, जो सेंसर का नॉइज है वो कम रहेगा। जैसे जैसे आप ISO का नंबर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ISO का जो नॉइज है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। आप सब लोग यहाँ पर ज्वाइन है, दैट मीन्स कि आप सबको आप सबको ये एस्ट्रो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होगा। आपने बहुत सारे लोगों के फोटोज देखे होंगे, तो कई लोगों के फोटोज में आपको स्टार्स से ज्यादा ये जो ISO नॉइज है वो आपको डिस्टर्ब करता हुआ दिखेगा। सो अगेन एज आई सेड कि आपको अपने कैमरे का स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ेगा। कि जैसे मैं पहले अपना कैमरा कैनन 550D यूज करता था, तो उसका जो स्वीट स्पॉट था वो 800 टू 1600 ISO था, 1600 तक का। तो उतने तक का अगर नॉइज आता है तो हम फिर प्रोसेस करके उसे रिमूव कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये फुल फ्रेम कैमराज आए तो उसमें जो मेरा स्वीट स्पॉट है वो 3200 से लेकर 4000 तक का भी आता है। सो इट डिपेंड्स ऑन अपना ये मॉडल और उसकी जो सेंसिटिविटी है, उसके सेंसर की क्वालिटी कितनी अच्छी है। सो नाउ वी आर हियर विद शटर स्पीड। इसका अनुभव आप में से सबको हुआ होगा। आपने कभी ये नाइट टाइम पर मोबाइल से कोई फोटो अगर लिया हो और वो सामने जो पर्सन खड़ा है वो अगर मूव कर जाता है या फिर आपके हाथ को हल्का सा धक्का लग जाता है, तो आपको वो जो फोटो होगा वो मूव हुआ नजर आएगा, होता हुआ। तो वही चीज अपना शटर स्पीड में है कि अगर शटर स्पीड 1/1000 है, यानी कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से तक का, तो शटर उतनी टाइम के लिए ओपन रहेगा और बंद हो जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में कितना मूव कर पाओगे। एंड नाउ वही अगर 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड तक ये अगर ओपन रहता है तो उतने टाइम में आप कितना मूव कर पाओगे। तो जितना आप मूव करोगे उतनी ज्यादा फेंट इमेज आएगी, शार्प इमेज नहीं मिलेगी। उसे गोस्टिंग भी कहते हैं। राइट तो उसी हिसाब से हम शटर स्पीड का भी वो ले सकते हैं। नाउ अगेन शटर स्पीड के भी प्लस और माइनस है।
तो फर्स्ट अगर आप शटर स्पीड हाई रखते हो, यानी कि 1 सेकंड का 1000वां बार, तो लाइट कितनी देर के लिए अंदर आएगी? सिर्फ 1000वें हिस्से तक के, 1 सेकंड के। तो लाइट कम आएगी तो हमें पिक्चर जो है वो डार्क मिलेगा। एंड अपना अगर लाइट हम ओपन रखेंगे, ज्यादा ये शटर स्पीड रखेंगे, कि जैसे मान लिया कि 15 सेकंड के लिए, तो 15 सेकंड के क्लिक पर 15 सेकंड तक वो जो सेंसर है उसके ऊपर लाइट फॉल करेगी और उसकी वजह से हमें बढ़िया पिक्चर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि उतनी देर में कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो मूव कर जाएगा, सो उसकी वजह से उसकी गोस्टिंग आएगी। तो उसके लिए भी हमें दोनों चीजों का बैलेंस करना पड़ेगा। सो इसीलिए ये फोटोग्राफिक ट्रायो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल काइंड ऑफ फोटोग्राफी। सिर्फ एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए बात नहीं हो रही है कि जैसे आप आईएसओ कंट्रोल करते हो तो आपका सेंसर का सेंसिटिविटी कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया है कि यहाँ पर जो है वो 3200 आईएसओ पर इतना नॉइज आ रहा है कि जो इमेज होगी उसके 12000 आईएसओ पर, कि उसके ऊपर भी आपको ग्रेन्स दिखेंगे, रेड एंड ब्लू डॉट्स। वहीं 100 पर आपको शार्प क्लीन इमेज मिलेगी। ना वही F22 जो है उसके ऊपर आपको दूर के पहाड़ियां भी आपको बहुत शार्प दिखेंगी, और कोई जो अगर आगे हमारा कोई फ्रेंड खड़ा है तो वो भी आपको क्लियर शार्प दिखेगा। वही F2 पर जो दूर का या फिर नजदीक का कोई एक जो ऑब्जेक्ट होगा वो फेंट हो जाएगा, वो फोकस नहीं दिखेगा, ब्लर हो जाएगा। एंड जो एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो शार्प आएगा। सिमिलर वे जो अपना शटर स्पीड है वो अगर कम रखेंगे, फास्ट रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर फिक्स आएगा लेकिन लाइट कम आएगी। एंड अगर उसका शटर स्पीड हम स्लो रखेंगे तो शार्पनेस जो होगी वो कम होगी और गोस्टिंग आएगा। तो इन तीन चीजों का बैलेंस कर कर क्लिक करना, वही हमारा मेन पर्पस रहेगा फोटोग्राफिक ट्रायो को समझने के लिए। अगर ये तीन चीजें प्रॉपर वे में हुई तभी आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो पाएगा। अगर कोई भी हम ट्रायंगल की बात करें तो 3 कोणों का जो जोड़ है, 3 कॉर्नर्स, वो 180 डिग्री होगा, राइट। अगर एक भी एंगल जो है वो सही नहीं बैठा तो वो ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो चाहे हम इस तरह से पूरा करें या फिर किसी और तरह से। लेकिन ट्रायंगल के जो 3 कोण होंगे वो 180 डिग्री के ही होंगे। तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा कि इन सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि अगर इन तीनों का बैलेंस होगा तभी हमारी जो फोटोग्राफ है वो अच्छी आएगी। इतना सबको क्लियर हो गया? अगर कोई डाउट हो तो रेज कर सकते हो। इतने में अगर कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो आप शेयर कर सकते हो। So, Nishant, there is a question in the chat. What are the uses or advantages of different modes in Pro mode? So I think these have already been answered, or do you want to say something else? यस, दीज आर द डिफरेंट मोड। जैसे हमने अपना पी मोड रखा, प्रोग्राम मोड, तो उसमें क्या होगा कि यानी 3 जो मोड है वो 3 अलग अलग मोड है। तीनों में से हम जो है वो किसी 2 को कंट्रोल कर रहे होंगे। जैसे अगर हम ये शटर स्पीड और अपर्चर को कंट्रोल कर रहे हैं तो सेंसर अपने लाइट के हिसाब से आईएसओ को एडजस्ट करेगा। जैसे आप डार्क में हो तो वो हायर आईएसओ की ओर जाएगा, और अगर आप बहुत ब्राइट हो तो वो लोअर आईएसओ पर जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आप आईएसओ और अपर्चर को कंट्रोल कर रहे हो तो वो शटर स्पीड को अपना कंट्रोल करेगा। एंड सिमिलर वे अगर आप ये आईएसओ एंड शटर स्पीड को कंट्रोल कर रहे हो तो वो अपर्चर जो है वो अपने हिसाब से सेट करेगा। तो मैनुअल के अलावा जो ये मोड है इनका ये अलग अलग काम है कि हमें किस तरह से आगे यूज में लेना है। बट इन एस्ट्रोफोटोग्राफी मैनुअल मोड जो है वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी के 3 में अगर मैनुअल जाएंगे तो वो अपना सेंसर और सेंसिटिविटी के हिसाब से शॉर्टेस्ट शटर स्पीड होगा, शॉर्टेस्ट जो अपना क्लोजेस्ट जो रेंज होगा उसी में वो प्ले करेगा।
There is one question. Can we resolve this issue of increasing noise with increasing ISO during processing the image? Yes, we can do it. We can do it by taking dark frame, flat frames and bias frames. So हम आज जो है वो अपना ये डार्क फ्रेम के बारे में बात करेंगे. बायस और जो लाइट फ्रेम है वो थोड़ा और एडवांस लेवल पर आएगा. तो आज जो है वो हम पहला स्टेप जो है वो बेसिक पर ही जाएंगे. That's right. I think, yeah, in future other webinars we can continue. बिल्कुल, with more क्योंकि सब कुछ इसी में कवर हो जाएगा तो फिर बाकी के जो स्पीकर हैं वो मुझे ढूंढते हुए आएंगे. Right, Yes. right. So please continue. So ये हमारी फोटोग्राफिक ट्रायो की बात हुई कि आपको किन्हीं भी हालत में ट्रायो को अगर आप वो कंप्लीट करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा. अगर ये आप कर नहीं पाए तो फोटोग्राफ में जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, फिर आपको पोस्ट प्रोसेसिंग से भी वो आजकल क्लियर हो सकता है. सो अभी हम आते हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी पर. कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि एस्ट्रो फोटोग्राफी क्या होता है? Are the participants allowed to unmute themselves? They can add in chat. So anyone So Milan writes yes. Yes. So एस्ट्रोफोटोग्राफी मीन्स कि कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उनकी हम फोटोग्राफी करें, उसे हम एस्ट्रोफोटोग्राफी कहते हैं. इन नाउअडेज जो एस्ट्रो लैंडस्केप फोटोग्राफी है वो बहुत ही बढ़िया से बहुत सारे लोग डेवलप कर रहे हैं. तो हम हमारे जो अभी आगे का जो पोर्शन है उसमें लैंडस्केप फोटोग्राफी भी आएगी. सेकंड उसके साथ स्टार ट्रेल्स भी आएंगी जो कि बहुत ही बेसिक मोड के आपके पास अगर कैमराज हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं. नाउ जैसे आप किसी भी अपना जो मून है उसकी फोटोग्राफी करते हो, सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, नेबुलाज, स्टार क्लस्टर, गैलेक्सीज, फिर ग्रुप ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स जिसमें आपको एक कोई नेबुला दिख रही है, एक क्लस्टर दिख रहा है, कुछ और चीजें भी नजर आ रही हैं, फिर conjunctions, occultations and transits, and one of the most favorite subject is Milky Way photography. तो इन सारी चीजों की फोटोग्राफी को हम एज अ एस्ट्रोफोटोग्राफी उसे कवर करते हैं. यस, वी कैन यूज मोबाइल कैमरा ऑल्सो, लेकिन मोबाइल कैमरा में आपका प्रो मोड प्रॉपर काम करना चाहिए. कई सारे मोबाइल जो हैं वो प्रो मोड को सपोर्ट करते हैं. सो इसकी जो हिस्ट्री की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो फर्स्ट एस्ट्रोफोटोग्राफ वाज टेकन in 1840 AD and it was captured by जॉन विलियम ड्रेपर. सो उसने किस चीज का फोटो लिया था? उसने मून का फोटो लिया था. एंड उससे पहले कैमराज ही नहीं थे तो फोटोग्राफी का सवाल ही नहीं आता. सो आफ्टर दैट फोटोग्राफ इतना वो एस्ट्रोफोटोग्राफी डेवलप नहीं हुआ जब तक कि ये मॉडर्न फिल्म वाले कैमराज नहीं आए. तो उनके आने के बाद एस्ट्रोफोटोग्राफी में थोड़ा और एडवांसमेंट आया. एंड जब से DSLRs आए हैं तब से तो बहुत ही बड़ा जंप हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोफोटोग्राफी में हमने लिया है. सो हियर इज द मिस्टर जॉन विलियम ड्रेपर और यहाँ पर उनके मून का फर्स्ट फोटो, हमारे ह्यूमन हिस्ट्री का मून का फर्स्ट फोटोग्राफ अभी आप देख रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए ये जो अपना फोटोग्राफिक ट्रायो था उसका बैलेंस इतना अच्छा हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यू गाइज आर एबल टू सी क्रेटर्स ऑफ द मून ऑन दिस पिक्चर, राइट. तो ये हमारा मून का फर्स्ट अपना ह्यूमन हिस्ट्री का एस्ट्रोफोटो. नाउ उससे पहले क्या होता था? तो वी आर टेकिंग रेफरेंसेस फ्रॉम गैलीलियो गैलीली. गैलीलियो ने जो काम किया इट इज वी कैन कंसिडर एज वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क इन एस्ट्रोनॉमी. कि आप को कोई भी ऑब्जेक्ट टेलीस्कोप से देखना है और उससे कंटिन्यूअसली ड्रॉ करते रहना है.
तो यहाँ पर ये जो उसके नोट्स हैं उनमें से हमने वीनस के ड्राइंग्स लिए हुए हैं. सो एनीवन अवेयर अबाउट वीनस, कैसा दिखता है वो? वीनस को जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं ना तो वो कभी हमें राउंड शेप में नजर नहीं आएगा. परफेक्ट राउंड बहुत ही रेयर है. करीब 120 साल में हमें 2 बार ऐसा मौका मिलता है कि जब हमें परफेक्ट राउंड शेप में वीनस देखने को मिले, क्योंकि वीनस इज अ इंटरनल प्लैनेट बिटवीन सन एंड अर्थ. तो जैसे मून के फेजेस होते हैं वैसे ही वीनस के भी फेजेस हैं. और अगर आज किसी के पास टेलीस्कोप है तो शाम को बहुत बढ़िया से हाफ फेज का आप वीनस देख सकते हैं. क्रीसेंट फेज में है अभी, लेकिन आपको बहुत बढ़िया से उसका फेजेस नजर आएंगे. सो यहाँ पर जो अपना गैलीलियो है उन्होंने उसकी साइज भी कंपेयर की है कि जैसे अपना अर्थ से वीनस जो है वो बहुत क्लोज होता है तब वो बड़ा दिखता है, और जैसे जैसे दूर जाता है तब वैसे वैसे हम उसे राउंड शेप में उसे देखते हैं. नाउ होगा क्या कि आप कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करके वीनस का तो ड्राइंग कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है मून की तो मून के कितने सारे फीचर्स होंगे. एंड हैव अ लुक एट हिज वर्क. आपको सैल्यूट करने का मन करेगा कि जुपिटर की जो डिटेल्स उन्होंने ड्रॉ की है, सैटर्न की ड्रॉ की है, एंड द मून. एक एक क्रेटर को, एक एक शेड को उन्होंने टेलीस्कोप से देखते हुए ड्रॉ किया हुआ है. क्या आज हम कर सकते हैं? इतनी पेशेंस है हम में, राइट? तो इन सारी चीजों से हमें छुटकारा मिला एस्ट्रोफोटोग्राफी के आने के बाद. तो यहाँ पर ये कंपैरिजन है. दिस इज द ड्राइंग्स ऑफ जुपिटर बाय मून बाय गैलीलियो गैलीली. दिस इज द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ मून. एंड आज जो हम टेलीस्कोप से, मोबाइल कैमरा से जो फोटोग्राफ ले रहे हैं वो है. सो यू कैन सी वास्ट डिफरेंस, राइट? और फोटोग्राफी इतना इजी हो गया है आज के टाइम पर कि हमारे जो पिछली पीढ़ी के लोग हैं उनकी मुश्किलों का हम अभी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते. सो उसके लिए बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए कैमरा, राइट? वैसे मैंने जो शुरुआत में बताया उस तरह से, उस हिसाब से हम डीएसएलआर के बारे में बात करेंगे, मोबाइल कैमरा में के भी बारे में बात करेंगे. फिर लॉन्ग एक्सपोजर्स लेने हैं तो ट्राइपॉड इज मस्ट. आप इसे हैंडहेल्ड 30 सेकंड तक नहीं रोक सकते. आपकी जो ब्रीदिंग मूवमेंट है वो भी इसको डिस्टर्ब करती है. फिर अगर आपको लॉन्ग एक्सपोजर्स लेने हैं तो इक्वेटोरियल मोटराइज्ड माउंट भी चाहिए. बट दीज थिंग्स आर फॉर डीप स्काई ऑब्जर्व फोटोग्राफ्स. शटर रिलीज केबल या फिर इंटरवेलोमीटर, कि जिससे आपको कैमरा को टच किए बगैर आपको क्लिक करने में इजी हो सके. नाउ लैपटॉप फॉर लाइव फोटोज. क्या होता है कि आपके अगर ये कैमरा सपोर्ट कर रहा है लाइव व्यूइंग को तो जस्ट पीसी से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कहाँ पर मेरा कैमरा पॉइंट कर रहा है, क्या दिख रहा है. एंड एवरी फोटोग्राफ यू हैव टू चेक, यू कैन चेक ऑन योर लैपटॉप. फिर टेलीस्कोप चाहिए डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स के लिए. हाँ, डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स वाइड फील्ड में भी आते हैं, बट जो हम क्लोजर व्यू की बात करते हैं तो उसके लिए फिर अपना टी रिंग चाहिए जो कि कैमरा और टेलीस्कोप को अटैच करेगा. जैसे एक क्वेश्चन था शुरुआत में ही कि हम विदाउट लेंस भी एस्ट्रोफोटोग्राफी कर सकते हैं. तो यस, अगर आप कैमरा को टेलीस्कोप से अटैच करते हैं तो उसमें आपको लेंस नहीं लगाना है. लेंस जो है वो निकल जाएगा, उसके बजाय उसका जो कनेक्टर होगा वो कैमरा और टेलीस्कोप को कनेक्ट करेगा एंड टेलीस्कोप विल बिकम योर लेंस. एंड उसके बाद सॉफ्टवेयर चाहिए उसको पोस्ट प्रोसेस करने के लिए. सो हियर इज द इंटरवेलोमीटर. यहाँ पर डीएसएलआर ट्राइपॉड, ये जो चीजें हैं वो बेसिक हम चीजें कह सकते हैं. दिस इज टी रिंग एंड टी एडेप्टर. जो टी एडेप्टर होगा वो हमारे आईपीस के साइज का होगा,
कि आप जहां पर टेलीस्कोप में आईपीस अटैच करते हो वहां पर वो फिक्स हो जाएगा और उसके साथ ये कनेक्टर फिक्स होगा कि जो कि अपना कैमरे के लेंस के हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ होगा। तो लेंस निकल जाएगा और लेंस की जगह पर ये टी रिंग और टी एडेप्टर ज्वाइन हो जाएंगे। फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो आपको फोटोग्राफ लेने के बाद ये उसको प्रोसेस करने में हेल्प करेंगे। सो अगर आपको डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स या फिर मल्टीपल पूरा वाइड एंगल को भी बहुत ही डीपली आपको एक्सप्लोर करना है तो आपको उसके लिए चाहिए डीप स्काई स्टेकर। फिर आपको चाहिए PIPP। PIPP जो एप्लीकेशन है वो क्या करता है कि आपके जो प्लानिटरी फोटोग्राफी है उसको इजी करता है कि जैसे आप प्लानिटरी फोटोग्राफी के लिए आपको पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है। वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो वीडियो को सीधा हम प्रोसेस नहीं कर सकते। वीडियो को हमें जितनी भी फ्रेम्स है, जैसे हमारा कैमरा जो है वो 1 सेकंड के 24 फ्रेम्स लेता है और आपने 10 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड किया तो आपके टोटल कितने फोटोग्राफ्स होंगे उसके उस वीडियो के अंदर? 240। तो PIPP जो है वो उस फोटोग्राफ्स को पूरा का पूरा अलग कर देता है। जैसे 240 10 सेकंड का वीडियो है वो आपके 240 फोटोग्राफ्स बन जाएंगे और उनमें से फिर आपको प्रोसेसिंग के लिए इजी हो जाएगा। फिर प्लानिटरी प्रोसेस के लिए रेजिस्टेक्स एंड उसके बाद आता है दूसरा उसी के जैसा यह ऑटो स्टैकर। तो ये आप एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो। फिर अगर हम स्टार ट्रेल्स की बात करें तो स्टार स्टैक्स इज वन ऑफ माय फेवरेट एप्लीकेशन। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे टाइम लैप्स की क्योंकि आजकल वो भी बहुत अच्छे से ट्रेंड में चल रहा है। सो आर यू रेडी टू शूट फॉर फर्स्ट टाइम इन स्काई? Sir, is there a need for an intervalometer if I have already got a mobile trigger bulb mode? No, you don't need that. अगर आप उस तरह से कनेक्ट कर यूज कर रहे हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। देखिए आप कोई भी चीज यूज करें, थिंग क्या होगी, चीज क्या होगी कि आपका जो पर्पस है वो सॉल्व होना चाहिए। जैसे अभी कहीं पर मैं जाता हूँ और मैं अपना ट्राइपॉड लेना भूल गया तो मैं क्या करूंगा? मैं किसी एक पत्थर पर या किसी ऐसी जगह पर मैं अपना कैमरा प्लेस कर सकूंगा कि जहां पर वो मूव ना हो। तो अपना पर्पस जो है वो हम अगर सॉल्व कर पाए तो दैट इज मोर देन इनफ। फिर कई बार क्या होता है कि हमारे फोन में या फिर अपना कैमरा में एक साथ 10 फोटोज आप ले सकते हैं। तो अगर आपको डीप स्काई ऑब्जेक्ट के 10 फोटोज एक साथ लेने हैं यू हैव टू जस्ट प्रेस बटन फॉर वंस और वो अपनी सेटिंग के हिसाब से वो 10 फोटोग्राफ लेगा एंड देन वी हैव टू स्टैक इट विद सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट फोटोग्राफ आपका क्या होना चाहिए, आप क्या इमेजिन करते हो? आई वुड लाइक टू सी चैट बॉक्स ओवर हियर। Should we, I mean, are you done with your talk? Should we go over to question and answer or? No, it's in Okay. in between all these things. All right. Okay, so question is how much seconds of long exposure we need? तो वो अभी जब हम स्टार ट्रेल्स की बात करेंगे उसमें ये पूरा जो आपका टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। यस, एवरीवन इज इंस्पायर्ड बाय ऑलमोस्ट मिल्की वे, ओराइन नेबुला, DSOs, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर हम फर्स्ट फोटो की बात करें तो DSOs, अपना ओराइन नेबुला, उन सब के लिए आपको टेलीस्कोप का जरूरत पड़ेगा एंड या फिर आपको इक्वेटोरियल यानी मोटराइज्ड माउंट चाहिए कि जो आपके कैमरा को उन ऑब्जेक्ट्स के साथ ट्रैक कर पाए, राइट? तो अभी वाइड एंगल के लिए जैसे बहुत सारे लोगों को मिल्की वे कैप्चर करना है तो वो अपना मोबाइल कैमरा भी यूज कर सकते हैं टू कैप्चर ऑल दीज थिंग्स। तो उसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में हम बात करते हैं जो सिमिलर रहेंगी DSLR से भी। तो यहाँ पर हमारी मोबाइल का स्क्रीनशॉट्स हैं कि यहाँ पर जो ये आपको जस्ट यस, ये जो प्रो मोड दिख रहा है
एक्सपर्ट मोड, कई में अलग अलग जितने भी ब्रांड होंगे उनमें अलग अलग नाम से इसे शेयर किया हुआ होगा। नाइट मोड होगा, प्रो मोड होगा, एक्सपर्ट मोड होगा। तो यहाँ पर जो प्रो मोड है उसमें आपको जाना पड़ेगा। आपके पास मोबाइल का स्टैंड भी होना चाहिए। फिर आपको उसके अंदर मैनुअल फोकस की सेटिंग्स पर जाना पड़ेगा, और मैनुअल फोकस पर आपको मैक्सिमम जो डिस्टेंस है उस पर जाना पड़ेगा। फिर आएगा हमारा ISO। ISO इज अ सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर। तो ISO जितना ज्यादा रखेंगे तो उतना ज्यादा नॉइज आएगा। एंड देन शटर। तो शटर रिलीज इस फोन में हमारा 16 सेकंड का है, कई फोन में 32 सेकंड्स तक भी वो जाता है। तो ये हमारा बेसिक एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए ये सेटिंग्स रहती हैं। नाउ आप उसे अपने सराउंडिंग के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर फोन कि वो आपको कितना अलाउ करता है। सो ये हमारे जनरली सेटिंग्स रहता है। और फिर क्या करना है कि आपको स्टैंड पर रखकर यू जस्ट हैव टू क्लिक इट। तो DSLR के लिए भी हम वैसी ही सेटिंग्स का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग कैमरास के अलग अलग स्वीट स्पॉट्स होते हैं, उनमें नॉइज एंड ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड। सो यहाँ पर मैं कुछ जो है वो हमारे वाइड एंगल फोटोग्राफ्स हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो हियर इज अ ब्यूटीफुल ट्रायो ऑफ मून, वीनस एंड जुपिटर। ये कुछ साल पहले की इमेज है कि जिसमें आप जितना अच्छा लैंडस्केप पर जाओगे उतने ही ज्यादा अच्छे आपको फोटोग्राफ्स मिलेंगे। हियर इज द फुल मून, ऑलमोस्ट फुल मून नाइट। और वहां पर आपको मून लाइट अगर रहेगा तो आपको स्टार्स कम दिखेंगे, साथ में अगर बादल हो तो वो जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो और भी कम हो जाएंगे। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारा सा एक मून हालो बनता हुआ दिख रहा है, राइट? सो इट इज कॉल्ड एज अ मून हालो। सो नाउ इट अगेन इट comes with all what you need to click। जितना ही ब्यूटीफुल स्काई होगा, एंड मोस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स फेवरेट मिल्की वे, एंड मिल्की वे इज फ्रॉम द वाइट रन ऑफ कच्छ। तो यहाँ पर ये एक वॉच टावर बना हुआ है, so उसके साथ हमने ये मिल्की वे ली हुई है। Now again few more clicks from the Milky Way from Kutch। Yes। नाउ बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता होगा कि अगर हमें ये 30 सेकंड का एक्सपोजर लेना है एंड देन उसमें अगर हमें लोगों को भी साथ में लेना है तो कैसे लेंगे? तो उसके लिए आपको एक आर्टिफिशियल लाइट हल्के थोड़ी देर के लिए आपको जितने भी लोग खड़े हैं उनके ऊपर थ्रो करनी पड़ेगी। तो क्या होगा कि उनकी जो मूवमेंट होगी वो काउंटर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने ये फोटो इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि इस शख्स का जो बॉडी है वो लाइट पड़ने के बाद थोड़ा मूव हुआ है, बट वी कैन रिकॉग्नाइज हिज फेस। बट ये लाइट पड़ने के वक्त अगर वो कोई मूव हो जाता है तो उसका फेस जो होगा वो ब्लरी हो जाएगा। Yes, here is one more rocky formation from the Kutch, and few more photos. And this is the one of the most beautiful patch of our Milky Way। तो ये जो फोटोग्राफ है वो स्टैकिंग से प्रोसेस किया हुआ है, इट इज नॉट अ सिंगल फोटोग्राफ। तो आगे भी उसके हम बारे में बात करेंगे। यस, दीज ऑल आर DSLR कैमरा शॉट्स। सो नाउ हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे डार्क स्काई की ओर कि जैसे जैसे हम देखते हैं तो स्काई में बहुत सारे स्टार्स, क्लस्टर्स और वो सारी चीजें भी हमें दिखाई देती हैं।
जो कि हमारे DSLR कैमरा में बहुत बढ़िया से आ सकती है, या फिर आजकल के मोबाइल फोन के कैमराज में भी ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। Here is the faint patch of our Milky Way, कि जो कि आजकल हमें दिखाई दे रहा है। इट्स आफ्टर सनसेट टाइम, तो आपको ये फेंट पैच नजर आएगा। और फिर लेट नाइट में आपको पूरा जो विंटर मिल्की वे पैच है, जो कि बहुत ही फेंट सा है, दैट यू गाइज आर एबल टू वॉच। फिर जैसे हम अगर डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो वो भी आप सिंगल एक्सपोजर पर जूम करके ले सकते हैं, बट उनकी जो क्लियरिटी है, जो मैं नॉइज के बारे में बता रहा था, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए ये कितने पैचेस हैं कि जो फॉल्स पैचेस हैं, एंड दीज आर ड्यू टू ISO नॉइज, कि आप जितना ज्यादा मैग्नीफाई करोगे उतनी ज्यादा ट्रेल्स आपकी आने लगेंगी, एंड देन यू आर नॉट एबल टू सी द प्रॉपर स्टार इन अ राउंड शेप। सो ये ट्रेल्स क्यों आती हैं? अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे ट्रेल्स के साथ का, तो शेयर कर सकता है। हम उनका जो मैसेज है वो पढ़ेंगे, और तब तक हम बात करते हैं स्टार ट्रेल्स की। तो लो लाइट में अगर आपने फोटोग्राफ लिया होगा, राइट, और कोई अगर सामने वाला बंदा मूव कर जाता है तो उसकी पूरी ट्रेल बन जाती है, या फिर व्हीकल कोई अगर जाता है तो उसकी ट्रेल बन जाती है। तो यहाँ पर स्टार ट्रेल फोटोग्राफी में हम क्या करते हैं, हम कैमरे को फिक्स रखते हैं, लेकिन हमारी जो अर्थ है, हमारी जो धरती है, उसे हम मूव होने देते हैं। और कितनी देर के लिए, इट ऑल डिपेंड्स अप टू यू गाइज, कि आपको कितनी लंबी ट्रेल चाहिए, और दूसरा कि आप कौन से डायरेक्शन में आप ये स्टार ट्रेल शूट कर रहे हो। अगर आप नॉर्थ में शूट कर रहे हो तो आपको लॉन्गर एक्सपोजर चाहिए, लॉन्गर टाइम पीरियड चाहिए। और अगर आप ये ईस्टर्न या वेस्टर्न रीजन में अगर आप शूट कर रहे हो, तो उतनी ही ट्रेल जितना नॉर्थ के पास होगी, उतनी ही ट्रेल आपको बहुत कम समय में मिल जाएगी। एंड दैट इज द बेसिक रीजन कि आप कौन से डायरेक्शन में ये शूट कर रहे हो। सो हम बात करते हैं कुछ स्टार ट्रेल्स के बारे में। सो हियर इज अ ब्यूटीफुल पोलर स्टार रीजन स्टार ट्रेल, कि हम जो कहते हैं ना कि ध्रुव तारा स्थिर है, लेकिन वो पूरी सही बात नहीं है। उसकी भी मूवमेंट है, बट बहुत ही छोटी सी। अभी ये करीब 1.5 से 2 घंटे का ये टाइम पीरियड है, टाइम लैप्स है, स्टार ट्रेल है। तो उसमें जो पोल स्टार की मोशन हम देख रहे हैं, इट्स ओवर हियर। तो यहाँ पर हमें ये मोशन दिख रही है कि 24 आवर्स में जो पोल स्टार होगा वो ऐसे एक सर्कल पूरा करेगा, इतना छोटा सा। बट वो पूरा सर्कल हमें कभी भी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि हाफ सर्कल जो पूरा करेगा, वो हाफ सर्कल नाइट में पूरा करेगा। बाकी का जो ये हाफ सर्कल है, वो फिर दिन में वो पूरा करेगा। एंड दैट्स व्हाई हमें ये पूरा पोल स्टार का राउंड नहीं मिलेगा। वैसे ही जितने भी ये आपको राउंड शेप दिख रहे हैं, वो भी पूरा राउंड आपको नहीं मिलेगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जैसे यहाँ पर एक जो तारा है वो यहाँ से पास हो रहा है, दूसरा यहाँ से आ रहा है, तो दोनों की लाइन एक दूसरे से ओवरलैप होंगी, और उस हिसाब से हमें वो परफेक्ट सर्कल जैसा फील आता हुआ हमें दिखता है। So now one of the most beautiful archaeological site of our Kutch, it is called as a Kotai Shiv Mandir. This is again from the Great White Run of Kutch, and here is the pole star. You guys are able to see. इतने टाइम में इतनी मूवमेंट आपको दिखती है। And here is another one. अगर आपको आप ऐसी किसी लोकेशन पर हैं जहां पर पानी है, और उस टाइम पर अगर विंड नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पूरा पानी जो है वो इट विल रिएक्ट लाइक अ मिरर। और मिरर जैसा दिखने की वजह से जो स्टार ट्रेल ऊपर बनेगी, उसका एक रिफ्लेक्शन आप पानी में भी ले सकते हो। हियर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टार्स। Here is another picture with water body.
and the Ranotsav. देखिए यहाँ पर जो पानी है वो इतना शांत है कि यहाँ, और ये जो है वो सदर्न स्काई ट्रेल है, एंड दिस इज द स्टार कॉल्ड कैनोपस. भारत में हम इसे अगस्त्य कहते हैं, एंड दिस वन इज सीरियस, व्याध का तारा. तो करीब 3 घंटे में इतना बड़ा मूवमेंट हमें सदर्न स्काई में देखने को मिलता है. एंड सिमिलर वे उसी पैटर्न पर आपको ये पूरा का पूरा जो है वो स्काई रिफ्लेक्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा. Again, it depends on how weather is there in your region. तो उसके हिसाब से आप पानी का जो मूवमेंट है वो नोट कर कर ऐसा आप रिफ्लेक्शन वाला भी पूरा आप ले सकते हैं. Here is वेस्टर्न स्टार ट्रेल. तो ये यहाँ पर देखिए, दिस इज द नॉर्थ वेस्ट रीजन यहाँ पर, एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन में स्टार्स की जो लाइन होगी वो कम होगी कंपेयरिंग टू दिस वेस्टर्न रीजन, क्योंकि 24 आवर्स में ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी लॉन्गर ट्रेल्स इन वेस्टर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन. वहीं सदर्न या फिर नॉर्दर्न रीजन में शॉर्ट मिलेंगी. सदर्न में आप कौन से लैटिट्यूड पर हो उसके हिसाब से आपको ये सारी लाइंस कितनी देर के लिए, कितना लॉन्ग एक्सपोजर आपको चाहिए, वो आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से खींचना पड़ेगा. जनरली वी आर डूइंग 2 hours to 150 minutes ट्रेल इन नॉर्दर्न रीजन, और बाकी के जो लोकेशंस हैं उनके लिए हम 1 से 1.5 घंटे का ट्रेल लेते हैं, तो अच्छी लाइंस हमें मिलती हैं. सो नाउ ये स्टार ट्रेल्स हम बनाते कैसे हैं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू यूज 2 टेक्निक्स. दोनों टेक्निक से हम स्टार ट्रेल ले सकते हैं. बट हियर इज वन वीडियो जो हम अभी प्ले करने जा रहे हैं कि वो जो प्रोसेस है वो कैसे होगा. तो हम क्या करते हैं कि स्टार स्टैक्स ओपन करते हैं, उसमें हमारी जितने भी ट्रेल्स की फाइल्स हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे. क्योंकि आज के टाइम पर ये पूरा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम हो गया है उसकी वजह से बहुत ही इजी हो गया है ये सारी प्रोसेस को करना. नाउ यहाँ पर मुझे पता है कि कहीं पर अगर कोई गड़बड़ हुई है तो मुझे किस फ्रेम्स को रिमूव करना है. एंड हियर आई एम एडिंग डार्क फाइल्स ओवर हियर. सो कोई बता सकता है डार्क फाइल्स क्या होती हैं? अगर किसी ने शटर स्पीड ऑफ कैमरा, कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं तो कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं. तब तक ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है वो आप देख सकते हो. दिस वीडियो स्टॉप्ड और ओके. और हमारी ऑडियंस को तब तक के लिए क्वेश्चन का आंसर करना है कि डार्क फ्रेम्स क्या होती हैं और किस तरह से हम उसे क्लिक कर सकते हैं. मीनवाइल मिलन जी जो है वो पूछ रहे हैं कि स्टार ट्रेल्स आर रिफ्लेक्टिंग और अर्थ्स रोटेशन. यस, we keep phone still and capture the photograph, but for that time the earth is rotating, hence the stars will seem to move, and that is noticed in higher shutter speed. Yes, that's very true. तो वो हमें कई लोग क्या करते हैं पता है कि ये पूछते हैं कि ये जो आपको ट्रेल दिख रही है वो हम देख सकते हैं क्या? तो उसका आंसर है नो, क्योंकि our eyes are reacting like वीडियो कैमरा, कि एक सीन आया और गया. नाउ उसके बाद क्या होगा कि जब हम कैमरा से कोई भी पिक्चर क्लिक करते हैं तो उसमें हमें लॉन्गर एक्सपोजर मिलता है, कि एक ही जो पूरा पॉइंट है वो इतना लंबा चलता है कि कंटिन्यूअसली वो हम उसे स्टैक करके उसके साथ हम कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले सॉफ्टवेयर में डार्क फाइल्स जो है वो स्टैक की, उनकी एक मास्टर डार्क बनाई, और उसके बाद ये जो बाकी की जो फाइल्स हैं वो
हाँ जी, सो हियर इज द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो धीरे धीरे सारी फाइल्स को स्टैक करते हुए आगे बढ़ता है। तो धीरे धीरे जितनी भी फ्रेम्स है उन सबको अलाइन करते हुए उसे स्टैक करते हुए आगे निकलेगा। नाउ दूसरा ऑप्शन क्या है पता है कि हम कंटिन्यूअसली 2 घंटे का भी एक्सपोजर ले सकते हैं, बट उसमें दिक्कत क्या होगी कि अगर बीच में कोई एक फ्रेम खराब हो गई, किसी ने लाइट फेंक दी या फिर कोई ऑब्जेक्ट की जैसे सामने से कोई मूव हो गया, तो हम 15 सेकेंड्स के फ्रेम पर वो ऑब्जेक्ट को उस पर्टिकुलर फोटो को हम निकाल सकते हैं कि जिससे हमारी फ्रेम में एक हल्का सा कट आएगा, लेकिन बाकी की जितनी 2.5 घंटे की मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी। और अगर हम कंटिन्यूअसली एक ही शॉट 2.5 घंटे का रखते हैं तो क्या होगा कि वो उसमें अगर ऐसी कोई गड़बड़ हो गई या फिर कोई सामने से व्हीकल की लाइट आ गई, कुछ और हुआ, तो वो हमें पूरा का पूरा 2.5 घंटे का वर्क जो है वो हमारा फिर से करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई हम जो है वो 15 सेकेंड्स से 30 सेकेंड्स के एक्सपोजर्स लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन लाइटिंग कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस, डिपेंडिंग ऑन सराउंडिंग। तो 10 सेकेंड से आप 30 सेकेंड तक का एक सिंगल शॉट ले सकते हो और उन्हें आप सॉफ्टवेयर में प्रोसेस कर सकते हो। अभी और कुछ क्वेश्चंस आए हैं। कैन आई पुट ओके, उसका तो आंसर मिलन ने दे दिया। डार्क फ्रेम्स रिड्यूस कैमरा नॉइज पिक्सेल्स एंड डेड पिक्सेल्स, यस। तो डार्क फ्रेम्स क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो ये कैमरा रहेगा उसके सेंसर का जो हमने नॉइज की बात की, तो नॉइज क्या करेगा कि वो ये फॉल्स स्पॉट्स क्रिएट करेगा। जब हम कंटिन्यूअसली 250-300 फोटोग्राफ्स को हम जब स्टैक करते हैं तो वो जो एरर होगा वो मल्टीप्लाई होकर बहुत बड़ा बन जाएगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट एडवाइजेबल कि वो एरर भी साथ में बढ़ा हो। जैसे जैसे ये स्टार्स की जो लाइन है वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वो जो स्पॉट पर नॉइज होगा वो भी ऐड होता जाएगा। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि डार्क जो फाइल्स हैं उनमें से सेंसर के जो फॉल स्पॉट है वो डार्क हो या फिर लाइट हो, उन सब में सेम ही आएंगे। तो उनको वो कैलकुलेट करता है, और जब वो प्रोसेस करते हैं हम इमेज, तो उसको वो रिड्यूस करके उसको मिनिमल कर देता है। एंड दैट्स व्हाई डार्क फ्रेम्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं जनरली ये सजेशन देता हूँ कि डार्क फ्रेम्स अगर आपको लेनी है तो आपको शूट होने से पहले एटलीस्ट 10 डार्क का एक सेट लेना है, और जब आपका ये शूट खत्म हो उस टाइम पर सेम सेटिंग्स के साथ, उससे पहले भी सेम सेटिंग्स और उसके बाद में भी सेम सेटिंग्स के साथ आपको 10-10 डार्क फ्रेम्स का सेट लेना ही लेना है। तो क्या आपका नॉइज जो है वो अच्छा कैंसिल होगा, एंड उसी के साथ आपको बहुत ही बढ़िया से रिजल्ट भी मिलेगा। सो हियर इज द स्टार ट्रेल यूजिंग स्टारस्टेक्स एप्लीकेशन। फिर जैसे ही अपना कंप्लीट होगा तो ऐसे भी एक पॉपअप आएगा कि आपको इतना टाइम लगा, इतनी फ्रेम्स स्टैक हुई, एंड फाइनल आउटपुट जो होगा वो आपको सेव करने के लिए बोलेगा। सो यहाँ पर हम एक और सेटिंग्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टिक किया हुआ है सेव आफ्टर ईच स्टेप। तो जैसे जैसे एक एक स्टार ऐड होता जाएगा वो हमें एक लाइन बनाते हुए हर एक फ्रेम का अलग फोटो हमें प्रोड्यूस करके देगा। And this is the final result after little photoshopping it, processing it. So how's the result? Okay, so sir, the images that you are taking, are they multiple long exposure or regular images? So it is a multiple long exposure shots. जैसे हमने इसका setting रखा था 15 seconds, अपना 400 ISO, 4000 ISO, एंड जो अपर्चर था वो 4th। तो इतनी ही सेटिंग्स के हमने कंटिन्यूअसली करीब 2.5 घंटे के शॉट्स लिए हैं। मोर देन 400 इमेजेस आर देयर, जिनमें से हमने अभी 300 के करीब इमेजेस यूज किए हैं इसमें। सो ये जो पूरा प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार ट्रेल्स हम कैसे बनाते हैं।
and here is another picture from the same location, white run. ये जो है वो हाफ मून की नाइट का वाइट रन है, एंड दिस इज द फुल डार्क नाइट. बट ड्यू टू डार्क नाइट हमें क्या करना पड़ा, ISO बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करना पड़ा, एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी वेरी ब्राइट लाइंस ऑफ द स्टार्स. लेकिन साथ ही इस इमेज में आपको नॉइज भी उतना ही ज्यादा दिखेगा. तो हम अभी आगे बढ़ते हैं डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स की ओर. तो डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ओरायन नेबुला भी हमारे हिट लिस्ट में आया हुआ था. So question from Harit, sir, do you think that a better image would have been possible if you would use wider aperture but a lower ISO? बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या है कि अपना फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों का जो फोकस है वो भी मैच करना पड़ता है. कि अगर आप अच्छा फोरग्राउंड लेना चाहते हो तो आपको उस हिसाब से बैलेंस बनाकर जाना पड़ेगा. एंड 1.8 इज द फाइनेस्ट फॉर एस्ट्रोफोटोग्राफी. So here is the Orion Nebula clicked by me. This is Andromeda. तो ऐसे जितने भी डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम इस कैटेगरी में रखेंगे. कोई ये बता सकता है ये ऑब्जेक्ट क्या है? M13 नो बीहाइव क्लस्टर भी नहीं है. बीहाइव क्लस्टर बाद में आएगा. दिस इज अपना ये ओमेगा सेंचुरी. तो साउथ में स्कॉर्पियो के नीचे बहुत ही बढ़िया से क्लियर व्यू से दिखता है. नेकेड आई से भी आप देख सकते हो, इतना ब्राइट है. बट जब हम बायनोकुलर एंड टेलीस्कोप यूज करते हैं तो वो पूरा एक हल्का सा पैच नजर आता है, जस्ट लाइक कॉटन बॉल. बट यहाँ पर जब हम कैमरा से क्लिक करते हैं और प्रोसेस करते हैं तो उनमें आप हर एक तारे को अलग करके देख सकते हो. सो नाउ एज आई सेड, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपको प्लीडीज दिख रही हैं, कृतिका. यहाँ पर आपको ये बर्नार्ड स्लूप दिख रहा है. दिस इज ये अपना ओपन क्लस्टर के साथ ही नेबुला भी है, नेबुलोसिटी भी है प्लियाडीज की, तो वो भी है. सो हियर इज अगेन अ प्लीडीज, कृतिका नक्षत्र. तो अभी इन्हें हम कैसे करेंगे? एंड दिस इज द बीहाइव. बीहाइव इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लू स्टार्स. तो वही डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स की टेक्निक्स हम यूज करके हम वाइडर एपर्चर पर भी ये सारी ऑब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं और उनको फोटोग्राफ कर सकते हैं. तो उसके लिए हम यूज करते हैं डीप स्काई स्टैकर करके जो सॉफ्टवेयर आता है वो. इसमें हम क्या करेंगे, इट इज जस्ट फॉर एग्जांपल. तो सेम वही चीजें, अपना जो लाइट इमेजेस हैं वो हमने सिलेक्ट की, ऐड की, फिर डार्क फाइल्स हमने ऐड की, to cancel the noise and false spots. फिर सबको सिलेक्ट किया एंड जो हमारा स्टैकिंग सेटिंग्स है वो एडजस्ट करके हमने स्टैक को प्रोसेस किया. सो ये पूरा जो प्रोसेस है वो करीब डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस यू आर यूजिंग, हम रॉ पर भी काम करते हैं, जेपेग पर भी काम करते हैं. तो उनका जो प्रोसेस है वो पूरा होने के बाद इस तरह से आपको आउटपुट देगा. इसमें जो आउटपुट दिखेगा उससे जब आप कोई भी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए जाओगे तो वो जो इमेज है वो थोड़ा लो रेजोल्यूशन रहेगा. यानी लो रेजोल्यूशन इन द सेंस कि उतना डिटेल आपको नजर नहीं आएगा. तो एंड वी हैव टू सेव. सो दिस इज द इमेज व्हाट वी हैव सीन इन DSS. ये विदाउट प्रोसेसिंग है. उसको फिर जब हम फोटोशॉप में या फिर किसी भी और प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में प्रोसेस करते हैं तो इसे हम इस तरह से देख सकते हैं. एंड हियर यू आर एबल टू सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी. हियर आर द स्टार्स ऑफ कैसियोपिया. यहाँ पर आपको पोल स्टार भी दिखता है वो हियर. तो इतने सारे स्टार्स DSS से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सिमिलर वे हमारी चैट में जो मैसेज आया था समर ट्रायंगल,
पैच बिटवीन अल्टेयर एंड वेगा एंड फ्रॉम द Danube, राइट. तो इसे जब हम प्रोसेस करते हैं तो कुछ कुछ हमें ऐसा दिखता है. तो ये सारी टेक्निक्स हम यूज करके इन चीजों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. नाउ इट्स टाइम टू टेक अनदर फॉर्मेट ऑफ एस्ट्रोफोटोग्राफी, डिजिटल ऑब्जर्वेशंस. तो आप कई बार ऐसा होता है कि हम बाइनोक्यूलर या टेलीस्कोप से कुछ चीजें हमारी आईज के लिए बहुत मुश्किल होती हैं देखना. तो उन चीजों को आप DSLR एंड कैमराज एंड एस्ट्रोफोटोग्राफी से वो चीजें देख सकते हैं. कि जैसे अगर हम बात करें आइजोन, कॉमेट आइजोन, किसी को याद है? या फिर अभी जो नियोवाइज आया था, कॉमेट नियोवाइज. तो कॉमेट्स का कैसा होता है कि वो बहुत ही फेंट होते हैं व्हेन दे आर अप्रोचिंग. तो पहली बार जब हमें उसे डिटेक्ट करना होता है तो वो उतने ब्राइट नहीं होते कि हम अपना नेकेड आई से या फिर बाइनोक्यूलर से भी स्पॉट कर पाए. तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे हम एस्ट्रोफोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं उस रीजन के, और उन रीजन के फोटोग्राफ्स को प्रोसेस करके उस ऑब्जेक्ट को हम पिन पॉइंट देख सकते हैं. एंड देन नेक्स्ट डे जब हम जाते हैं या फिर उसी दिन अगर पॉसिबल होता है तो फिर उस स्पॉट को हम बाइनोक्यूलर से बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ दैट नोवा डॉल्फिनी. तो यहाँ पर ये जो आपको डॉट दिख रहा है, एरो लगा हुआ है यहाँ पर, दिस इज अ नोवा. एंड नोवा क्या होता है कि एक जो कोई भी स्टार होता है वो कुछ 15-16 डिग्री मैग्नीट्यूड का होता है, विच इज नियरली इम्पॉसिबल टू वॉच विथ बेयर आइज. लेकिन अचानक से वो उसका ब्लास्ट होता है एंड उसकी जो ब्राइटनेस है वो कई गुना बढ़ जाती है. एंड समटाइम्स दीज काइंड ऑफ स्टार्स आर विजिबल नेकेड आई टू. तो वो हम इससे देख सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. देन अगेन एज आई सेड कि जो कॉमेट है उसको भी हम इसी टेक्निक से देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं. So these are useful in digital observations too. फिर हमारी मेमोरीज, सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस. कुछ और डिजिटल ऑब्जर्वेशंस. Any guess what is coming out behind the moon? And on second image, these two images are not from my team. It is permitted by the owner, and we have downloaded it from their handles. So I would like to thank these photographers who took this. तो इस तरह से हम डिजिटल ऑब्जर्वेशंस भी कर सकते हैं. दिस इज द सोलर एक्लिप्स जो अभी रिसेंट टाइम में हुआ था. एंड these are the clicks of my friend Gaurav, which is our teammate. So now we are coming on a time lapse. तो टाइम लैप्स हम मूवीज कैसे बनाते हैं? जैसे हमने ये स्टार ट्रेल्स के लिए जो इमेजेस लिए हैं उन सब का हम यूटिलाइजेशन करते हैं टाइम लैप्स मूवीज बनाने में. तो उसके लिए मेरा फेवरेट जो एप्लीकेशन है वो टाइम लैप्स टूल. एंड हियर इज द प्रोसेस हाउ कैन वी मेक टाइम लैप्स मूवी विथ दिस. सो न्यू प्रोजेक्ट. ये अभी सॉफ्टवेयर्स के जमाने में इतना सिंपल हो चुका है सब कुछ कि आपको सब कुछ कंप्यूटर करके दे रहा है. नाउ जस्ट इमेजिन कि कार्ल सेगन या फिर अपने डॉक्टर जेवी नार्लिकर, उन्होंने जो सीरीज बनाई है, कोई सीरीज आपको याद है? यस, कार्ल सेगन्स कॉस्मोस. एंड जयंत नार्लिकर जी की डॉक्टर यस ब्रह्मांड. हमारे जेवी नार्लिकर, जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने जैसे ये अपना कॉस्मोस है उसी थीम के ऊपर हमारी हिंदी भाषा में ये पूरी सीरीज बनाई है.
अगर आपको मौका मिले तो आप YouTube पर भी उसे देख सकते हैं, अपना आयुका की YouTube चैनल पर भी है, एंड हमारे स्टारगेजिंग इंडिया के ऊपर भी हमने रखी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये फाइल्स ऐड करने के बाद आपको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट होने के बाद जो सेटिंग्स इसमें आप करना चाहे वो कर सकते हैं, एंड आफ्टर एक्सपोर्टिंग यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट। हियर इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर टाइम लैब। ये वही वाली है जो जिसका हमने स्टार ट्रेल अभी हमने देखा था। आर यू एबल टू सी स्टार्स आर मूविंग? तो जैसे देखिए हमने जो स्टार ट्रेल बनाई उसमें ये जो लाल लाइट आई, फिर जो मूवमेंट हुआ, वो सारी जो इमेजेस हैं वो हमने कट की हुई है। एंड हियर यू आर एबल टू सी द राइजिंग सप्तऋषि एंड सेटिंग कैसियोपिया। हियर इज द पोल स्टार। Is it properly visible? Yes, it's visible. It's amazing. Yes, so these are the time lapse. हम क्या करते हैं कि जैसे कोई पब्लिक इवेंट रहता है तो उसकी भी टाइम लैप्स बनाते हैं, लेकिन फिर वो डिस्कोथेक वाली फीलिंग आ जाती है। So here is another time lapse from my favorite location of Kutch. This is Kotai's Sun Temple. Okay, it's lagging, so I'm going to show these videos in VLC player. Yes. So these kind of time lapse we can also make with these phone cameras and DSLRs. Is it still lagging, or is it properly visible, or lagging in your screen? There is a slight lag. Yeah, yeah. Okay, so it's lagging on the screen share. So this is the beautiful winter patch of Milky Way, and it's setting. So अगर कच्छ की बात करें तो कच्छ हैज वन वेरी यूनिक फीचर कि वहां पर जब ये स्काई इतना क्लियर होता है तो आप बहुत सारे ब्राइट स्टार्स को होराइजन को टच करते हुए भी देख सकते हो। जैसे हमने जो फर्स्ट एस्ट्रो फोटोग्राफ की बात की थी, अपना जो वाइट टर्न वाला था, उसमें भी आप देखिए कि ये जो पोल स्टार है इट इज वेरी हाई फ्रॉम द होराइजन, क्योंकि पोल स्टार हमेशा इंडिकेट करता है आपके लैटिट्यूड को। So we are very close to 23.5 and we are clicking, our clicking location is about 23.6. So and have a look at the people who are watching the stars. Under the beautiful dark sky of Kutch.
So this is our journey about basic astrophotography. I hope कि आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली होंगी. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो. हम अभी जो स्क्रीन शेयर है वो स्टॉप करेंगे और सब जो है वो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि वो अपने आप को अगर डिस्प्ले पर आए, जो वीडियो कैमरा है वो ऑन करे तो लेगो इंडिया के लिए और हमारे लिए एक डिजिटल सेल्फी भी हो जाए. That's a great idea. So Thank you very, very much. This was a very interesting session. मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिली. And these star trails and these look amazing. The time lapse videos that you showed. So अभी हमने इनकी पोस्ट प्रोसेसिंग के बारे में ज्यादा नहीं लिया है. We have just started with basics because it is just a beginning, right? तो बाकी जो हमारा सेशन रहेगा वो उनमें आपको इसके प्रोसेसिंग भी सिखाई जाएगी. आपको अगर मिल्की वे को प्रोसेस करना है, डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स को प्रोसेस करना है तो वो आप किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं वो भी आने वाले सेशंस में आपको सीखने को मिलेगा. सो हमारा जो लीगो इंडिया का पूरा जो एक महीने का कैंपेन है, सो डोंट मिस अ सिंगल लेक्चर ऑफ दैट. इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पर लीगो इंडिया करके आपको आईडी मिलेगा, उसे आप फॉलो कर सकते हो. और अगर हमें आपको फॉलो करना है तो स्टार गेजिंग इंडिया को आप कहीं पर भी ढूंढ सकते हो. यस देवी. So, Vaibhav, did you get a selfie for us, a Zoom fee? Yes, so we did capture one, but maybe we can have somebody smile. We can have everyone smile and then capture another one now. So can everybody just look at their camera and smile? I know it sounds a bit dumb, but that's what we have to do in this post-pandemic. All right. Great. Thank you. Thank you so much. Great. So I think jinke questions hai, you can put it. Some have already posted on the chat, but otherwise you can also raise your Zoom hands and ask directly to Nishan. So Tushar already raised his hand. Tushar, unmute yourself and go ahead. I'm audible. Hello, I'm audible now. Hello, I'm audible. Yes. You are audible, please. क्या मैं क्वेश्चन हिंदी में पूछ सकता हूँ अगर पॉसिबल है तो? जी. Feel free to comfortable in using of any kind of language. हाँ, मेरा ये सवाल है कि अभी जैसे अभी आपने ये एस्ट्रो फोटोग्राफी का फर्स्ट सेक्शन या सेकंड सेक्शन है हुआ है और आने वाले और भी सेक्शन होने वाले इसके ऊपर एस्ट्रो फोटोग्राफी के ऊपर, तो इसकी जानकारी कहाँ से मिल सकती है वो बता सकते हैं? और दूसरा मेरा सवाल लीगो इंडिया से है कि अगर समझो मैं कुछ रिसर्च वगैरह या कुछ जानकारी के लिए आपसे संपर्क करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकता है? या फिर न्यूज लेटर जैसा कुछ या मेंबरशिप जैसा कुछ है क्या आपके संस्थान का, जहाँ से मुझे डेली बेसिस पे या टाइम टू टाइम मुझे इसकी जानकारी मिलती रहे जो आप काम कर रहे हो उसकी? I will ask Vaibhav to share the LIGO India social media channels. तो आप LIGO India Facebook, Instagram, Twitter, YouTube सब पे आप फॉलो कर सकते हो. वहाँ पे रेगुलरली हमारे इवेंट्स के इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे आपको. नहीं तो आप LIGO इंडिया का जो ईमेल एड्रेस है वो वैभव ही विल टाइप ऑन द चैट बॉक्स, आप वहाँ पे भी डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं. और ये जो इवेंट चल रहा है अभी एस्ट्रो फोटोग्राफी का, ये इवेंट 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चल रहा है. सो इसके जो जैसे इवेंट्स जो आ रहे हैं, वेबिनार्स जो आ रहे हैं, उनका पोस्टर एवरी वेबिनार से पहले 1-2 दिन पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जाएगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे. जैसे आपने आज देखा, जैसे सबने जूम आप QR कोड स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप क्लिक कर सकते हो लिंक पे और आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं.
मेरा एक और सवाल है फोटोग्राफी के संबंधित। अभी आपने बताया कि पोस्ट फोटोग्राफी का वो करना पड़ता है, वो फोटोग्राफी करने के बाद डायरेक्टली हम लोग इस तरह से फोटो नहीं ले सकते क्या, जिसमें पोस्ट ऐसा कुछ बिना किए डायरेक्टली अच्छी तस्वीर आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मैं कोई जो मोबाइल से मैं जो है ना फोटोग्राफी की थोड़ी, अपना एस्ट्रो फोटोग्राफी की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाऊंगा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। सो इट वाज अ टाइम अराउंड 1990s, राइट? कि उस टाइम पर ये SLR कैमराज आते थे विद द फिल्म्स। अभी ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं कि जैसे ये स्टार्ट रेल लिया तो हमने 15 सेकंड्स के बहुत सारे शॉट्स लिए और उनको हमने सॉफ्टवेयर से स्टैक किया। एट दैट टाइम वो पॉसिबल नहीं होता था। तो अगर आपको एक फोटो लेना है तो 2 घंटे के लिए आपको एक्सपोजर देना ही देना है। अगर उसमें बीच में जो कुछ भी आया वो आप डिडक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी कट नहीं कर सकते। नाउ ये तो हुआ स्टार ट्रेल का फोटोग्राफ्स, बट जब हम डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स को की क्लिकिंग करते हैं तो उसमें से उस टाइम पर क्या करना पड़ता था कि जैसे उस टाइम पर नेगेटिव्स आती थी, नेगेटिव्स को एक के ऊपर एक लेयरिंग करके फिर उनको ये डेवलप करना पड़ता था। एंड दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क फॉर एवरीवन। तो डिजिटल फोटोग्राफी जो है वो सिंगल एक्सपोजर में आपको दे सकती है रिजल्ट, बट नॉट एज वी एक्सपेक्ट, कि बहुत सारी डिटेल जो है वो मिस हो जाएगी व्हेन वी प्रोसेस देम इन अ बंच। तो वो क्या होगा कि जो फोटोन्स एक सेंसर पर आए हैं, दूसरे पे आए हैं, तीसरे पे आए हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे एंड देन वी कैन गेट मच बेटर रिजल्ट। वैसे ही जो वाइड एंगल जो लैंडस्केप की वो पूरी बात की थी, उसमें एक ओराइन नेबुला का सिंगल इमेज फोटोग्राफ भी था एंड अपना एक ये डीप स्काई ऑब्जेक्ट में भी ओराइन नेबुला का फोटोग्राफ था। यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम। सर जी मेरा दो और सवाल है। अभी जैसे आपने सॉफ्टवेयर के बारे में जितनी भी जानकारी दी, क्या पॉसिबल है कि उसकी लिस्ट आप चैट बॉक्स में टाइप करके दे सके? और दूसरा सवाल है कि आप DSLR कैमरा के बारे में बताया था, क्या वो सब कुछ मोबाइल से भी हो सकते हैं? अगर मोबाइल से हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं? आगे आने वाले वेबिनार के अंदर आप बताएंगे या क्या होगा, वो थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मोबाइल में थोड़ा बहुत लिमिटेशंस तो रहेगा ही, बिकॉज डिजिटल कैमरा इज 100% फॉर द फोटोग्राफिक वर्क, राइट? उसकी सेंसर साइज भी बड़ी होती है, उसका प्रोसेसर भी बड़ा होता है एंड इट इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर फोटोग्राफी। जबकि मोबाइल में बहुत सारी चीजों का डिविएशन होता है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि उसकी जो सेंसर साइज होगी वो बहुत छोटी होगी एंड दैट्स व्हाई उसका जो रिजल्ट होगा वो भी उस हिसाब से हल्का सा डाउन मिलेगा, बट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको आजकल के मोबाइल कैमरास भी दे सकते हैं। थैंक यू। क्योंकि मैंने ये सर इसलिए पूछा क्योंकि सभी लोग के पास कैमरा लेने का बजट या अफोर्ड नहीं कर सकते। सभी लोग मोबाइल कैमरा से करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं कि किस तरह से करने का। हाँ जी, तो जो शुरुआत थी उसमें हमने ये मोबाइल कैमरा Thank से you. भी हम कैसे क्लिक कर सकते थे वो थोड़ा हमने शेयर किया था, बट ऐसा हो तो देवी मैम नेक्स्ट जो अगर सेशन हो तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोटोग्राफी पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, कुछ स्पीकर्स डेफिनेटली और टेक्निकल डिटेल्स पे जाएंगे। बिल्कुल, जो हमारे आने वाले प्रोग्राम है उसमें भी ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी, कंप्लीट होंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप सीधा हमसे पूछ सकते हैं और उसके लिए आपको मैंने लीगो इंडिया के और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी बताए हैं, सो आप वहां से हम स्टारगेजिंग इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल्स भी पोस्ट करेंगे, कोई आपको डायरेक्टली अगर कांटेक्ट करना चाहे। So Devarshi is asking, sir, what type of DSLR camera would you like to suggest for one who is at initial level of astrophotography? Any specific model? One of the most difficult question I can say कि एस्ट्रोनॉमी इज वन ऑफ द सबसे महंगी हॉबी में से एक है। अगर हम नेकेड आई एस्ट्रोनॉमी करते हैं तो इट इज द चीपेस्ट हॉबी, कि आपको क्या चाहिए, सिर्फ अपनी आंखें चाहिए। बट जैसे जैसे हम डेवलप होते हैं तो फिर खर्चा भी बढ़ने लगता है। सो अगर आपके पास अपना बजट है तो आप कोई भी फुल फ्रेम कैमरा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बजट कम है तो क्रॉप सेंसर कैमरास जो आते हैं वो करीब 20-25 हज़ार से स्टार्ट होते हैं।
So if you want to buy it on a pre-owned camera, क्योंकि जो जनरली कैमरा यूज होते हैं वो लॉन्ग एक्सपोजर के लिए नहीं होते, सो उनकी जो सेंसर क्वालिटी होती है वो अच्छी रहती है. बट यस, आप अगर प्री ऑन कोई भी कैमरा ले रहे हो ड्यू टू बजट इश्यू, तो उसमें आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है उसकी सेंसर पर फॉल स्पॉट्स कितने आ रहे हैं और हॉट स्पॉट एंड कोल्ड स्पॉट्स हाउ मेनी आर देयर. तो फॉल स्पॉट्स जो होंगे वो वाइट कलर के होंगे, जो हॉट स्पॉट्स होंगे वो रेड कलर के होंगे और कोल्ड स्पॉट होंगे वो ब्लू स्टोन में होंगे. तो आपको क्या करना है, लेंस का जो कैप है वो लगा देना है ताकि बाहर की लाइट अंदर ना जाए. एंड देन 30 सेकेंड्स के 10 शॉट्स लेने हैं ऑन अ हायर लिटिल बिट हायर आईएसओ. 1600 या 3200 पे आप ले सकते हो. तो उसमें क्या होगा कि उस सेंसर पर आपको कुछ प्रोमिनेंट डॉट्स दिखेंगे, ब्लू, रेड, व्हाइट. अगर वो जितने कम हो उतने अच्छे. अगर आप नया ब्रांड न्यू खरीदना चाह रहे हो तो आप कैनन में भी जा सकते हो, ये निकॉन में भी जा सकते हो, सोनी में भी जा सकते हो. उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपके सराउंडिंग, आपके दोस्तों के पास कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि एट द एंड ऑल ब्रांड्स आर सो गुड. बट आपके आसपास की जो ब्रांड होगी, जैसे मुझे अगर कोई इश्यू आ रहा है रिगार्डिंग दिस कैमरा, राइट, कि अगर हम देखें तो इस कैमरा में अगर कोई इश्यू आ रहा है और मेरे सर्कल में ऐसा ही कोई कैनन का ही यूजर है, तो मुझे जो हेल्प है वो बहुत इजीली मिल जाएगी. अगर मेरे पूरे सर्कल में निकॉन है और मैं कैनन लेकर घूम रहा हूँ, तो जो प्रॉब्लम आएंगे, इश्यूज आएंगे, उनका सॉल्यूशन कम मिलेगा. सेकंड थिंग कि जैसे आपका सर्कल है उसमें 2 कैनन वाले हैं और एक निकॉन वाला है, तो कैनन वाले अपना जो लेंस है वो इंटरएक्सचेंज कर पाएंगे, निकॉन वाला कैनन वाले का लेंस यूज नहीं कर पाएगा. सो इस हिसाब से भी अगर आप देखें तो आपके ग्रुप के अंदर जो कोई भी ब्रांड ज्यादा है तो उसके साथ आप जा सकते हो. एंड बजट विल बी द स्काई इज द लिमिट. 22-25 हजार से लेकर आपकी फिर कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से आप जा सकते हो. Mustafa has a question. Mustafa, you can unmute yourself. बाकी चैट विंडो पे भी काफी जन पूछ रहे हैं अबाउट मोबाइल एप्स फॉर टाइम लैप्स एंड लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड ऑल दैट. सो मोबाइल एप्स जो है वो थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव DSLR एंड आई ट्राइड लेस टू कैप्चर ऑल दीज थिंग्स ऑन मोबाइल. सो उसकी जो एप्लीकेशंस है वो मैं आपको बाय पोस्ट अपना इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पर भी शेयर कर दूंगा. बाकी यहाँ की जो हमने बात की फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग ऑन कंप्यूटर, तो डीप स्काई स्टेकर है अपना, ये ऑटो स्टेकर है, PIPP, देन ये स्टार स्टेक्स, वो सारी एप्लीकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री टू यूज है, वो हम यूज कर सकते हैं. एंड पेड एप्स के नाम मैं नहीं ले रहा. Mustafa, go ahead. Hello everyone. So my question is, मैंने जनरली जो फोटोग्राफ्स में या फिर वीडियोस में देखा है कि जो नेट स्क्वायर ऑब्जर्वेशन जो करते हैं उसमें जो टेंट लगाते हैं जनरली उसमें रेड लाइट लोग यूज करते हैं. तो जनरली उसमें रेड लाइट यूज करने का मेन रीजन मतलब कौन सा होता है? देखिए, ब्लैक स्काई और जो फोरग्राउंड होगा वो डिम होगा, यानी कि डार्कर टोन पर होगा, तो उसमें रेड लाइट है या फिर अपना ग्रीन लाइट है वो ज्यादा अच्छे से दिखती है. सेकंड थिंग कि टेंट का जो कपड़ा होगा ऊपर का, वो जिस कलर का होगा वो उसी टोन में हमें नजर आएगा. वो पर्टिकुलर किसी एक, आप अगर व्हाइट लाइट रखोगे और ऊपर का अगर कपड़ा आपका ये ग्रीन है तो वो ग्रीन टोन देगा, अगर आपका कपड़ा वो रेड है तो वो रेड टोन देगा. इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. एंड सेकंड थिंग कि अगर आप एस्ट्रोनॉमी कर रहे हो, नॉट ऑन द टोन ऑफ एस्ट्रो फोटोग्राफी, तो उसके लिए रेड लाइट इसलिए एसेंशियल है कि रेड लाइट जो होती है वो आपकी आईज को कम वो एक्सपोज करती है. तो जैसे आप डार्क में अगर कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो एंड इफ यू हैव टू टर्न ऑन योर लाइट, तो व्हाइट लाइट होगी या किसी और कलर की लाइट होगी तो वो आपकी आईज की प्यूपिल को थोड़ा सा कम कर देगी, अपना जो अपर्चर आईज का होता है वो थोड़ा सा छोटा कर देगी, जबकि रेड लाइट में ये इफेक्ट कम होती है. एंड दैट्स व्हाई पीपल आर यूजिंग रेड लाइट इन दीज एस्ट्रोनॉमी एक्टिविटीज.
Great. Okay. एंड हमारा क्वेश्चन है मतलब आप जो कोलैबोरेशन जो वेबिनार्स हो रहे हैं तो ये हर संडे को होने वाले हैं वेबिनार एक महीने के लिए I couldn't hear properly. हर संडे को होने वाला है मतलब मेरा क्वेश्चन ये है This webinar series, Yeah, webinar series का announcement आपको social media पे मिल जाएंगे. ये depending on the speakers, ये सारे Sunday पे नहीं है, but it's on different days depending on the availability. okay. Sure. Harit, I think you're next. Can you unmute yourself? Yes, ma'am. Am I audible? Yes. Yes, go ahead. Sir, firstly, obviously, I would like to thank you. It was very informative and an amazing session. Sir, मुझे डाउट थे कैमरा लेंसेज पे थोड़े. जी. So, firstly, suppose मेरे पास दो लेंस है और ये genuinely डाउट था, इसमें कंफ्यूज था ये दो लेंस पे. एक लेंस है जो f1.8 14 मिलीमीटर है. Okay. और दूसरा लेंस जो है वो 12 to 24 f2.8 है. Okay. So I was wondering if I should go for the wider aperture या wider ये focal range. कैमरा कौन सी ब्रांड का आप यूज कर रहे हो? सर सोनी और कैमरा भी डाउट था. आई मीन अभी तो मेरे पास ओल्ड कैमरा है A7 III है, बट देन आई एम अपग्रेडिंग टू समथिंग लाइक द Alpha 1 या फिर A7 R4. देखिए अपना 12 mm और 14 mm पे ज्यादा वो इतना फर्क है नहीं. यस सर. राइट, सो यू कैन गो विथ वाइडर अपर्चर. यस सर. जितना वाइडर अपर्चर होगा उतनी ही ज्यादा स्टारलाइट आपका कैमरा सेंसर कैप्चर कर पाएगा. यस सर. I will suggest कि and as I heard you have 14 mm prime, right? Single. Yes sir, prime. Yes sir. Zoom. I was thinking about zoom, but then prime seems better. Variable lenses में क्या होगा कि उसके अंदर के जो glasses होंगे वो prime lenses से ज्यादा होंगे because it vary, right? Yes sir. Yes sir. तो उसकी वजह से जितना मीडियम चेंज होगा लाइट का उतना ज्यादा डेटा लॉस होगा. So prime is more confirmed step for understood. Yes sir. और सर कैमरा की बात करता हूँ तो उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब मेगापिक्सल लेवल प्राइमरीली या फिर वीडियो फोटो ISO भी उसमें आता है? सेंसर क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट. तो सपोज 50 मेगापिक्सल है और एक 64 मेगापिक्सल है तो देखिए अगर 64 मेगापिक्सल है तो आप उस फोटो को करीब ये आपके घर की जो दीवार है ना, यस सर, उतना बड़ा प्रिंट करवा सकते हो. ओके. तो हाउ मच यू वांट टू यूटिलाइज इट, दैट मोर डिपेंड्स. अंडरस्टूड. यस सर. कि जैसे अपना आजकल ये क्रेज चला है कि मोबाइल कैमरा में इतना बड़ा, इतने ज्यादा मेगापिक्सल कैमरास हैं, इतने ज्यादा ये है, इतने ज्यादा वो है, बट आप उसका यूटिलाइज कितना करते हो? आप मोबाइल से क्लिक करते हो एंड यू आर वाचिंग ऑन अ 6 इंच मोबाइल स्क्रीन. यस सर. तो अगर आपको पूरा एक वॉल पीस के जितना अपना ये प्रिंट आउट निकालना है तब आपको बड़ा मेगापिक्सल चाहिए, वरना आप छोटे मेगापिक्सल पर भी उतना ही अच्छा काम कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई sensor quality is more important than megapixel according to me. Understood. Yes sir. All right, thank you sir. You're welcome. Rashmi, please unmute and ask your question. Rashmi is one of the co-organizers of this workshop. Wow. Yes, I had one question from Nishancha. I joined a bit late, but this was more of a general question. Yeah. That when I have only tried capturing images with phone, and पहले मैंने सिर्फ कैमरा से अपने 16 seconds 30 seconds में जो पिक्चर आके मैं उससे काफी खुश हो गई थी. फिर मैंने 1-2 एप्स और ट्राई करे तो और अच्छी इमेजेस आए. फिर मैंने सीधा मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में गई, थोड़ा कलर वगैरह ऐड करा तो और अच्छी इमेज आ गई. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मैंने इसको पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करा था जैसे लाइट रूम वाली ऐप में, तो जो इमेज थी मैं उससे भी काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि जो मैं आई से देख रही थी उससे तो काफी अच्छा दिख रहा है फोन से. लेकिन जब मैं उसको एडिट कर रही थी तो मुझे लगा कि इसको कितना एडिट कर सकते हैं, क्योंकि एक है कि मैं अपने आंखों से देख रही हूँ और मेरे फोन में जो इमेज आई है वर्सेस जो मैंने लेट्स से आपके इमेजेस देखे हैं, फिर बाकी किसी के भी एस्ट्रो फोटोग्राफी के इमेजेस देखे हैं जो मे बी DSLR से लिए गए हो, वो भी इतने ज्यादा अच्छे होते हैं, कलरफुल होते हैं. तो मैं सिर्फ फोन में इस तरह के चेंजेस करके उनके थोड़ा पास तो पहुंच सकती हूँ, लेकिन वो काफी फिर ओवरवेलमिंग सा लगता है कि ये इमेज नहीं है, ये कुछ एडिट करके बना दिया है, कंपोजिट सी लगने लग जाती है वो इमेज, क्योंकि जो मैंने रॉ इमेज ली थी उससे काफी डिफरेंट होगी. जैसे आपने भी अभी एडिटिंग के सामने दिखा रहे थे कि ये ओरिजिनल इमेज है और इन सबको स्टैक करा तो अभी मिल्की वे दिखने लग गई है.
तो मुझे ये पूछना था कि मैं इस चीज से इतनी फेमिलियर नहीं हूँ, तो जैसे हम स्टैकिंग करते हैं तो इतनी ज्यादा अच्छी इमेज आती है, और फिर उसको हम कितना एडिट करें, जो कि एक मतलब लिमिट है, उसके बाद उसको एडिटिंग करना वो एक कंपोजिट इमेज या फिर कुछ अलग सा बन जाता है, और वो आर्ट वाली चीज में आता है। फिर मतलब फोटोग्राफी तो है, लेकिन जी वो जी जी। लाइक लोग सोचते हैं कि ऐसे तो मिल्की वे दिखनी चाहिए, वो दिखती भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, हम क्या, यानी मैं इतना कोशिश करता हूँ कि जो आप नेकेड आई से विजिबल जो आपको स्काई दिखता है उसके नजदीक रहिए। दूसरा, जैसे अपना आइडियल इमेजेस है कि जिसे आप एक प्रॉपर एस्ट्रोफोटोग्राफर को किसी को फॉलो कर रहे हैं, उनका जो कलर टोन है, उनके जो इमेजेस है, या डीप स्काई पे ये भी होता है कि जैसे आप ओराइन नेबुला लेते हो, पोस्ट प्रोसेस करके आप ओराइन नेबुला को ग्रीन से पूरा पिंक कर दोगे, कई लोग ऐसा भी करते हैं। तो जो आइडियल कलर टोन है वो भी आप क्लोज ले जा सकते हो, जो कि स्टैंडर्ड फोटोग्राफर्स हैं, जैसे हबल स्पेस के इमेजेस हैं, उनके कलर टोन है, उनसे आप मैच करने की कोशिश कीजिए। फिर कई बार क्या होता है कि कुछ वियर्ड चीजें भी होती हैं, जैसे मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मार्स की फोटो निकाली, तो मार्स के पोलर रीजन में एक ब्लू ह्यू नजर आई। नाउ हुआ क्या कि एट दैट टाइम, जैसे हमारे यहाँ पर अर्थ पर ग्रीन अरोराज दिखती हैं, वैसे ही मार्स पर हमें ब्लू अरोराज दिखती हैं। तो उस दिन की मार्स की नासा की इमेज से हमने फिर कंपेयर किया, एंड वी गॉट कि यस, दीज आर द अरोराज व्हिच इज विजिबल फ्रॉम अर्थ, व्हिच इज हैपनिंग ऑन मार्स। तो वैसी चीजें आपको बड़े प्लेटफॉर्म्स जो है उनके साथ कंपेयर करके भी आप कर सकते हैं। एंड बाकी जो वाइड एंगल है, लैंडस्केप की बात करें, तो आवर ट्राई इज टू कीप दीज थिंग्स एज नेकेड आई विजिबल है, या उससे थोड़ा सा बेटर, तो वैसा आप कर सकते हैं। दैट इज द लिमिट ऑफ गुड एस्ट्रोफोटोग्राफी, व्हाट आई फील। बाकी कई लोग तो पूरा आर्टिस्टिक हो जाते हैं कि नीचे जो फोरग्राउंड होता है वो बहुत ब्राइट होता है, एंड ऊपर मिल्की वे का भी पैच इतना ब्राइट दिख रहा है, सो दीज आर, वो टच नहीं होता, फिर फील नहीं होता इन फोटोज। Thank you very much. लेकिन सेकंड आपका क्वेश्चन था कि मोबाइल एंड डीएसएलआर, तो पहले ही बताया कि मोबाइल का सेंसर छोटा होता है, एंड डीएसएलआर जो होता है वो प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी के लिए जो बना है वो अच्छा काम करेगा, या मल्टीपर्पज सब कुछ कर रहा है वो अच्छा काम करेगा, तो उसका एक थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। एक पूरा डेडिकेटेड है फोटोग्राफी के लिए, और एक जो है वो मौका मिलने पर फोटोग्राफी करता है। We have a couple of more questions. I see Rohit. I don't know. You can unmute yourself. Hi, thank you for such a great talk. It was really helpful. So I have a question, like when I take photos from the DSLR, so in which format I should save my photos, like in RAW format or JPEG only? Like which is better for processing software? It depends on what you want to utilize. जैसे आपको DSOs के लिए जाना है तो RAW is much better. अगर आपको स्टार ट्रेल्स के लिए जाना है तो JPEG में भी आप काम कर सकते हैं। सो अगेन इट इज रिलेवेंट टू व्हाट काइंड ऑफ यूज यू वांट टू। और दूसरा क्या है कि जैसे आप रॉ अगर आप क्लिक करते हो तो आपको अनएडिटेड डेटा मिलता है, अनप्रोसेस्ड डेटा मिलता है, कि जो सेंसर पे आया वही आपको मिलेगा। जबकि JPEG में क्या होगा कि वो पूरा प्रोसेस करके आपको प्रोवाइड करता है। तो जब भी आप रॉ देखोगे तो रॉ इमेज जो होगी वो इतना आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी जितना JPEG करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर प्रोसेस हो चुका है। एंड ये प्रोसेस होने के बाद क्या होता है कि हमें जो डेटा लॉस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको उस तरह से लैंडस्केप लेना है तो आप रॉ पर क्लिक करिए। रॉ पर क्लिक करेंगे तो ज्यादा डेटा रहेगा, ज्यादा डिटेल रहेगी, कि जिससे आप पोस्ट प्रोसेस में ज्यादा यूटिलाइज कर पाओगे। एंड JPEG जो है वो स्टार ट्रेल्स एंड टाइम लैप्स एंड ऑल दीज यू कैन से यूज JPEG, क्योंकि जो इमेजेस होंगे वो 500-600 तक भी हो सकती है। जैसे अभी हमने जो ये टाइम लैप्स देखी, स्टार ट्रेक्स देखा, स्टार ट्रेक्स की जो इमेजेस देखी वो 400-500 की रहेंगी। तो डेटा स्टोरेज भी उतना ज्यादा आपके पास होना चाहिए फिर, क्योंकि रॉ इमेज होगी वो 25-30 MB की होगी,
और JPEG जो होगी वो 8-10 MB की होगी. Okay, so So how you thank want you to for- utilize, that is the key factor. कि स्टार्स Okay. से स्टार ट्रेल्स के लिए या फिर अपना ये टाइम लैप्स के लिए आप JPEG में जा सकते हो, लैंडस्केप एंड सिंगल इमेजेस, या फिर डीप स्काई के लिए आप RAW पे जा सकते हो. Okay, thank you for the answer. I see one more hand up. Maybe that can be the last question. Please unmute yourself. Okay, first of all, thank you, Nishant sir. So question is that what we can conclude from astrophotograph. मैंने like photograph तो ले लिया, उसको process भी कर लिया, पर अगर daily base पर मुझे study करना हो, तो how? So you can go with variable stars. Right, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं कि जिस पर आप काम कर सकते हो. एंड वन मोर थिंग कि जैसे आप डेली अगर कोई भी रीजन का एस्ट्रोफोटोग्राफ लेते हो, then you are the most probable person to find any nova or a supernova. ऐसी चीजें हैं. देन जैसे डिजिटल ऑब्जर्वेशंस की बात की कि अपना कॉमेट है कोई, तो कॉमेट के पिक्चर्स भी इस तरह से आप ले सकते हो कि डेली उनकी मूवमेंट है, कितना मूव हो रहा है. प्लैनेटरी मोशन आप स्काई में कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो, उनको यूटिलाइज कर सकते हो. सो अगेन देयर इज अ स्काई इज द लिमिट, कि आपको क्या करना है वो आपको आइडिया आना चाहिए कि यस मुझे ये करना है, ये मैं किस तरह से फोटोग्राफी के मीडियम से कर सकता हूँ या ऑब्जर्वेशनल मीडियम से कर सकता हूँ. इट ऑल अप टू यू. Thank you very much to Nishant for answering all the questions so patiently and for this great talk. I'm sure it motivated many of the listeners to try it out themselves. Thank you for taking time out today and हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद. I'm sure there will be other speakers who will also listen to your talk, and they will also add their expertise and their experiences in this webinar series on astrophotography. So we look forward to many more such webinars, and also we will be providing information that is shared with us on our social media channels. So follow us, follow Stargazing India also, and yeah, please stay connected with us. So I think we can close the session for today. So thank you again, Nishant, very much. Thank you everyone. Thank you everyone. थैंक यू लीगो इंडिया कि इसने ये पूरा प्लेटफॉर्म हम जैसे एस्ट्रोनॉमी एंथुसियास्ट के लिए ओपन किया. एंड वी विश कि ऐसे बहुत सारे हमें भी मौके मिलते रहे कि हम लीगो इंडिया के साथ जुड़कर और लोगों तक एस्ट्रोनॉमी पहुंचा सके. एंड इफ ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई एम गोइंग टू शेयर कि कोई भी अगर स्टारगेजिंग इंडिया की ओर से लीगो इंडिया के लिए अगर कुछ भी हो सकता है, so feel free to share with us. We are always open for everyone, and especially you guys are doing awesome job. You guys are doing wonderful things for the celestial observations and celestial studies. So great work by team LIGO too, and thanks for providing this platform. Thank you very much. Thank you. So definitely we look forward to many more such cooperations and collaborations, so we can take this forward. And बहुत सारे ऐसे astrophotography, astronomy enthusiasts हैं. So I'm hoping that many of us can actually visit, run and see this for ourselves and take such amazing pictures in future. Most welcome. Most welcome. Thank you very much. Thank you to my team also. Thank you to Team LIGO India. Thank you, Vaibhav. Thank you, Rashmi, for being here today. And Nishant once again. So I'll say bye-bye to you all. Have a nice rest of the day and join us for the next webinar. So this, all the information will be on our social media channel. So please follow us there. All right, bye-bye. Thank you. Wonderful time to everyone.